So, hello everyone. Welcome to your very own channel Polity Prava. And today we are justifying the name of our channel Polity Prava by starting with a new subject, that is Indian polity. So, namaste everyone, and welcome to the most fascinating subject in your entire competitive exam preparation, Indian polity. एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं कि पॉलिटी है क्या। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिटी का मतलब सिस्टम और स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है किसी भी गेम के रूल्स, इसका मतलब है हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। पर वहीं जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट डे टू डे इवेंट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट कि हु इज विनिंग इलेक्शंस, या फिर आप बात करते हो पार्टी की स्ट्रेटजीज की, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इन राजस्थान। अगर हम क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझे तो पॉलिटी इज अबाउट द गेम्स ऑफ द क्रिकेट, सॉरी रूल्स ऑफ द क्रिकेट गेम, कि एलपीडब्ल्यू क्या है, डीआरएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, कितने प्लेयर्स गेम में खेलते हैं, नो बॉल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पर वहीं पॉलिटिक्स की बात करें तो इट इज अबाउट द एक्चुअल मैच, जो वो कमेंट्री करते हैं ना बैठ के, आकाश चोपड़ा और वो सब, इट इज पॉलिटिक्स। एक टेक्निकल डेफिनेशन से अगर हम देखें तो इंडियन पॉलिटी is the study of constitutional and administrative system of India, which includes the structure of the government, powers and functions of the various organs like legislative, executive, judiciary. It is about the rights and duties of the citizen. It is about intergovernmental relations like center state relations. It is about the amendment procedures, that how the constitution can be amended. But why Indian polity specifically and not polity as such? The reason is कि हर कंट्री की जो पॉलिटी होती है वो अलग होती है। जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान की तासीर अलग होती है, तो वैसे ही हर देश की पॉलिटी अलग होती है। अगर आप यूएस की बात करते हो तो वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यूके की आप बात करते हो तो वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप फ्रांस की बात करोगे तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पर इंडिया की आप बात करोगे वहीं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, पर हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप सोचो, आप देखो, तो इंडिया का जो सिस्टम है वो यूएस और यूके का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिक्सचर है। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी क्या नहीं होगी, तो उसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि वी विल रीड एंटायर सिलेबस, क्या प्लान है क्या नहीं है वो फ्यूचर में हम देखेंगे। बट टुडे वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग आर सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी, और जो पहला टॉपिक हम लेंगे वो हम लेंगे प्रियम्बल का। एंड आई होप सो कि आप समझ ही गए होंगे कि जब हमारा टीजर वीडियो आया था 15 मिनट 20 मिनट्स का, जिसमें बहुत क्विकली हमने ये डिस्कस किया था कि प्रियम्बल है क्या, तो आज उस प्रियम्बल को बहुत इन डेप्थ एनालिसिस के साथ देखेंगे। बट बिफोर दैट, ये जो लेक्चर्स हैं ये है किसके लिए? फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो इट इज़ फॉर यू कंप्लीटली, देर इज नो डाउट इन दैट। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, if at all you are comfortable with the terminology in English, this channel is for you. अगर आप ये टर्मिनोलॉजी समझ सकते हो इंग्लिश में तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि जो मैं बोलूंगा एटलीस्ट वो तो आप समझ ही लोगे। और उसके बाद कि साहब किस एग्जाम के लिए आप ये पढ़ाओगे, तो पॉलिटी में तो मैं ये समझता हूँ सर कि
आपकी इच्छा हो वो एग्जाम ले लो। कम और ज्यादा, पॉलिटी हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है हर एग्जाम का। तो मेरे हिसाब से तो, मुझे नहीं पता आप कौन सा एग्जाम दोगे, बट जो भी आप एग्जाम दो, डेफिनेटली ये लेक्चर्स आपको हेल्प ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार आई हैड वेस्टेड माई टाइम। एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं, एज अ सिटीजन भी अगर आप इसको देखना चाहते हो कि वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड वी शुड नो हाउ आर पॉलिटी फंक्शंस, तो देन ऑल्सो दीज लेक्चर्स आर फॉर यू। सो फॉर्मली हम हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑन स्ट्रेटजीज एंड ऑल। तो आज हम हमारे पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्या पढ़ें, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है। तो ये तो मैं बताता हूं कि इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं अगर आप पढ़ते हो तो। बियर एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ये अगर आप पढ़ रहे हो तो बेस्ट है। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ो, पहले इसको पढ़ो या साथ में इसको पढ़ो। इट शुड बी योर प्राइमरी सोर्स। उसके बाद क्या पढ़े, ये पढ़ो। नहीं पढ़ना चाहते, सब्स्टिट्यूट है इसका। किसके, अब किसी के भी पढ़ लो, पर इसके पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं बहुत डिटेल में मिलेंगे। जितनी आपको जरूरत हो आपके एग्जाम के हिसाब से उतना नोट्स पढ़ लो। और एक बात और, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, दिस सब्जेक्ट इज वन टाइम स्टडी सब्जेक्ट। ये एक टाइम का सब्जेक्ट है। ये बार बार लेके बैठने का नहीं है कि हर 3 महीने में क्या कर रहे हो, पॉलिटी कर रहा हूं। नहीं करनी है पॉलिटी, एक बार करनी है बस। उसके बाद पॉलिटी क्या करनी है, तो उसके बाद ये नोट्स रिवाइज करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। एक बार इस प्रियम्बल को 2 घंटे दे दो, उसके बाद जिंदगी में इस प्रियम्बल को 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। और अगर दे रहे हो तो फिर दिक्कत है सर, ट्रस्ट मी। मैं तो क्यों कहूंगा कि आप मत देखो। हो सकता है कि अगर ये चैनल आगे चलता है, हम आगे अगर बढ़ते हैं, हमारी कम्युनिटी ग्रो करती है, तो एग्जाम्स के टाइम पर मैं मैराथन सेशंस भी लेकर के आऊँ भाई। भाई, दिस इज हाउ दी कॉर्पोरेट वर्क्स, और दिस इज हाउ दी स्ट्रक्चर ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम वर्क्स एज ऑफ नाउ ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म। कि कोई भी एग्जाम आए, वही सेम एक मैराथन सेशन ले आओ 4 घंटे का, कि आज हम पॉलिटी रिवाइज करेंगे। मैं भी ला सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी, यहाँ ढंग से देख लो, कोई जरूरत नहीं है यार। खाली ये नोट्स पढ़ लो अपने, सिंपल 1 पेज के नोट्स बना लो, बाद में उनको रिवाइज करते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सब्जेक्ट बार बार पढ़ने का है ही नहीं, एक बार पढ़ो खत्म करो, वन टाइम वॉच है। इसके बाद आप कुछ पढ़ो, कुछ करो, किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स पढ़ो, किसी दूसरे की मैराथन पढ़ो, वो उसके लिए मैराथन है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी मैराथन अलग है सर। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या याद है क्या नहीं है, मुझे थोड़ी पता है। मेरी मैराथन वो है जो, तुम्हें तो 4 घंटे वहां लगाने ना जहां तुम वीक हो। सब चीजें पढ़ने के तुम्हें क्या करना है। सपोज करो तुम्हारा प्रियम्बल ठीक ठाक है, अच्छा है, तुम्हें प्रियम्बल से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोबारा, एक बार तुमने पढ़ा। तो मैराथन में मैं तो 20 मिनट खाऊंगा ना तुम्हारे प्रियम्बल के।
तो क्यों 20 मिनट खराब करते हो? अगर फंडामेंटल राइट वीक है तो फंडामेंटल राइट पढ़ो, बाकी आपकी इच्छा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। इतना कंफर्म है कि 2 घंटे बाद प्रियम्बल बड़ा आसान लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो सबसे पहले देखो एक डेफिनेशन आती है प्रियम्बल की कि इट इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? इट इज एन इंट्रोडक्शन, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। It embodies the fundamental values, philosophy, and objectives upon which the Constitution is based. It embodies fundamental fundamental values, philosophy, and objectives upon which the Constitution is based. अब प्रियम्बल ही क्यों? तो एटमोलॉजी देखो इसकी। ये लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से आया है। किससे आया है? लैटिन वर्ड है प्रियम्बुलस। सॉरी। अब इस वर्ड को तोड़ते हैं तो सबसे पहले तो आओ इस प्री पे। एग्जाम का प्री नहीं है ये, प्रीएम्बल का प्री है। इसका मतलब है बिफोर, और इस एम्बुलर का मतलब है टू वॉक। इसका मतलब होता है गोज बिफोर, या फिर दैट विच वॉक्स बिफोर। परफेक्ट नेम है, परफेक्ट नेम है। इट गोज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले चलता है। अब देखो सबसे पहले किसने प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किया? तो सबसे पहले जो प्रीएम्बल आया वो आपके आया साहब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। कब आया? तो 1787 में आया। उन्होंने लिखा कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन। इंडिया ने भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया बट इंप्रूव्ड इट। अब इंडिया ने क्या लिखा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। वी फॉलोड द अप्रोच और द कॉन्सेप्ट दैट यूनाइटेड स्टेट हैज यूज्ड, दैट वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमने यही पाथ फॉलो किया, पर इस पाथ के अंदर जो हमने चीजें इस्तेमाल करी ना इस पाथ को बनाने के लिए, वो हमने यूएस से नहीं लिया। वो हमने कहां से उठाई? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। कहां से उठाई? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रीएम्बल। क्या है ये? फाउंडेशन स्टोन है आपके प्रीएम्बल की, ये नींव है आपके प्रीएम्बल की। अब सबसे पहले तो साहब ये देखो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किसने किया? तो ये जो ड्राफ्ट किया और मूव किया, ये किया हमारे नेहरू जी ने। अब इसको मूव कब किया? ये डेट है December 13, 1946। इसको अडॉप्ट कब किया गया, मतलब एक्सेप्ट कब किया गया? तो इसे अडॉप्ट किया गया January 22, 1947। वो छोटे लेवल पे ये अगर एग्जाम्स हो रहे हैं तो ज़रूर आपके इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अदरवाइज अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आपको ये सवाल देखने को नहीं मिलेंगे आपसे। अब किसने अडॉप्ट किया साहब? अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सारे फैक्ट आपको नोट्स में मिल जाएंगे।
आई विल नॉट राइट ईच एंड एवरी फैक्ट हियर, वो हमारा टाइम वेस्ट करेगा. आई विल स्पीक, आई विल मेंशन, और अगर कुछ समझाने का होगा तो आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो. अब आप ये देखो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के सिग्निफिकेंस क्या है. तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि इट इज द फर्स्ट मेजर रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका पहला मेजर रिजोल्यूशन है ये. इट सेट द आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है उसको एक आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दे रहा है ये बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि इस दिशा में चलना है आपको, ये पाथ है आपका, ये दिशा है. अब इस दिशा में आप कैसे रोड बनाते हो वो आप जानो, पर वो जो दिशा दिखाने का काम किया वो किसने किया? इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने किया. इट रिफ्लेक्टेड द एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स. अब ऐसा नहीं था कि नेहरू जी ने इसको मूव किया, नेहरू जी इसको बना के लाए, मतलब इसको फॉर्म किया, इसको उन्होंने ड्राफ्ट किया है तो साहब नेहरू जी के विजन पे चल रहे हैं, नहीं. इट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम फाइटर. नेहरू जी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट उससे पहले तो वो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं साहब. तो डू नॉट कंसिडर नेहरू जी एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कंसिडर नेहरू जी एज एन फ्रीडम फाइटर हु फॉट फॉर एन इंडिपेंडेंस. तो ये जो विजन है पंडित नेहरू का, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजन नहीं दिख रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर का नहीं दिख रहा है, ये इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर का विजन दिख रहा है इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में. और उसी के साथ जो उनसे जुड़े हुए बाकी उनके साथीदार थे, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो आपके सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कोई और हो, वो उन सब का एक कलेक्टिव विजन दिखा रहा है. एंड दिस विजन हैज बिकम द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल. जब पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी. उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट जस्ट अ रिजोल्यूशन, इट इज अ डिक्लेरेशन, अ फर्म रिजॉल्व, अ प्लेज, अ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया. क्या बोला? दिस इज नॉट जस्ट अ रिजोल्यूशन, ये एक रिजोल्यूशन नहीं है खाली, इट इज अ डिक्लेरेशन, अ फर्म रिजॉल्व, अ प्लेज, अ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया. बहुत ब्यूटीफुल स्पीच थी, अगर टाइम मिले पढ़ो. दो चीजें ध्यान ध्यान में रखो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार जब मिली थी, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली है तो वो मिली है दिसंबर 9. कब मिली है? दिसंबर 9, 1946 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आपका December 13, 1946 को मूव किया गया है, जस्ट आफ्टर 4 days. अच्छा, एक फैक्ट लो, प्रियम्बल की कैलीग्राफी किसने की थी? हैंड राइटिंग जिसको हम बोलते हैं. तो एक आर्टिस्ट थे दिल्ली से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड कैलीग्राफ्ट किया था. और जो आज भी ओरिजिनल कॉपी है जिसे प्रिजर्व किया गया है पार्लियामेंट में, वो उसी उन्हीं की हैंड राइटिंग में है. कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. अब आप ये देखो कि जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था November 26, 1949 को, वो प्रियम्बल कुछ ऐसा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. I will write it down, short keywords, not the full words. SDNR, Sovereign Democratic Republic. ये हम बात कर रहे हैं November 26, 1949 की, जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था.
बहुत सिंपल था। लेकिन 1976 में एक ड्रामेटिक चेंज आता है और एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में लाया जाता है। अब ये समझो कि ये कब लाया जा रहा है। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे लाया जा रहा है, जब 1975 से 77 के बीच इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अपोजिशन बहुत वीक था। और मूड की अगर हम बात करें गवर्नमेंट के, तो वो था डिसिप्लिन और कमिटमेंट का। और ये सब हो रहा था किस वजह से? अथॉरिटेरियनिज्म की वजह से। अथॉरिटेरियनिज्म को जो नाम दिया गया वो दिया गया डिसिप्लिन और कमिटमेंट। अदरवाइज मूड तो आपका अथॉरिटेरियनिज्म ही था, पर नाम आपने क्या दे दिया? डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। अब साहब इस एसडीआर के अंदर दो वर्ड जोड़े गए। सबसे पहले तो वो क्या जोड़े गए? वो जोड़ा गया सॉवरन के बाद सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना दिया गया? प्रियम्बल क्या बना दिया गया? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब एक तीसरा वर्ड और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया इंटीग्रिटी। उसको जोड़ा गया यूनिटी के साथ। पहले आपका वर्ड आता था यूनिटी ऑफ द नेशन, फिर आपके आने लगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब कोई ये पूछेगा यही वर्ड्स क्यों, कुछ और वर्ड्स क्यों नहीं? तो सबसे पहले तो देखो सोशलिस्ट वर्ड पे बात करते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड क्यों लाया गया। तो इंदिरा गांधी का एक बहुत पॉपुलर नारा था, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ। ये पूरा स्लोगन था। बैंक नेशनलाइजेशन 1969 में मैडम ने किया था। अब साहब सोशलिस्ट पॉलिसीज जो थी गवर्नमेंट की, उनको बैकिंग देनी थी आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। तो वो आप कैसे देते? तो उसके लिए आपने प्रियम्बल में क्या वर्ड ऐड किया? सोशलिस्ट। अब सेक्युलर क्यों लाए? तो रिलीजियस हार्मनी एम्फसाइज करनी थी आपको, इंडिया के कंपोजिट कल्चर को रिफ्लेक्ट करना था, और कम्युनल टेंशंस के बाद आपने ये काम किया, पोस्ट पार्टीशन। अब सब इंटीग्रिटी वर्ड क्यों ऐड किया फिर? तो ये देखो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। आपने एक देश की टेरिटरी को दो हिस्सों में तोड़ के एक नया देश बना दिया था। सिसिनिस्ट जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट थे, जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट थे, उनको काउंटर करना था एक तो आपको, क्योंकि आपने अभी इन्हीं सब चीज़ों के नाम पर एक देश को अलग किया है और एक नया देश बनाया है। और उसी तरह के कुछ मूवमेंट आपके देश में भी चल रहे हैं, नागालैंड, मिजोरम वगैरह में। तो आपको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो? इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। यू कॉल्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस समय आपने 59 आर्टिकल चेंज किए थे, आपने प्रियम्बल को चेंज किया, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 51A, आपने डीपीएसपी में नई प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आप ये देखो कि 42nd अमेंडमेंट है, कॉन्ट्रोवर्शियल था या नहीं था? तो अब जो आर्ग्यूमेंट्स उस समय की सरकार ने दिए वो ये दिए कि हमने क्यों इसको किया। तो उन्होंने सबसे पहला तो आर्ग्यूमेंट ये दिया कि वी मेड इंडियाज कमिटमेंट टू सोशलिज्म क्लियर। जो इंडिया का कमिटमेंट है टुवर्ड्स द सोशलिज्म, कि वी आर नॉट अ कैपिटलिस्ट कंट्री, वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री ऑल्सो, तो हमने उस कमिटमेंट को क्लियर किया है, उस कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट किया है बाय एडिंग द वर्ड सोशलिस्ट टू आर प्रियम्बल।
हमने एम्फेसाइज किया है इंडिया के सेक्युलर करेक्टर पे. वी आर नॉट अ कंट्री दैट इज बायस्ड टुवर्ड अ सिंगल रिलीजन. वी आर सेक्युलर बाय नेचर, बाय करेक्टर. और उसी को हमने ऐड किया है, लिखा है, उसको हमने एम्फेसाइज किया है. एंड वी हैव स्ट्रेंथन्ड आर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हमने स्ट्रेंथन किया है. पर जो इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स आए वो ये, सबसे पहला तो ये था कि इट क्वेश्चंस द वेरी लेजिटिमेसी ऑफ द अमेंडमेंट. क्योंकि आपने इसको इमरजेंसी के समय पे किया है, जब प्रैक्टिकली टेक्निकली आपके देश में कोई अपोजिशन है ही नहीं. यू आर द होल सोल अथॉरिटी, and at that point of time you have bring this, so there is no legitimacy. सोशलिस्ट जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको लिमिट करता है. सेक्युलर को आप क्यों यूज कर रहे हो? इंडिया इज ऑलरेडी अ सेक्युलर कंट्री, सो व्हाई यू आर एडिंग अ बर्डन टू इट? बिना लिखे भाई हम सेक्युलर है. और आइडियोलॉजिकल इम्पोजिशन, इट शोज कि आप एक आइडियोलॉजी को इम्पोज करना चाह रहे हो हमारे ऊपर. एंड दैट आइडियोलॉजी इज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. आज भी डिबेट्स हो रही हैं इस चीज को लेकर के कि शुड सोशलिस्ट वर्ड बी रिमूव्ड और नॉट फॉर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. शुड सेक्युलर बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड धर्मनिरपेक्ष फॉर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. और यूपीएससी तो loves asking about these dimensions. अगर एक सवाल मैं आपको दूं कि एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन कंटेम्पररी इंडिया, आई होप आप सब इसको लिखने में इंटरेस्टेड होंगे. मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए. एग्जामिन द relevance of words socialist and secular in contemporary इंडिया. अब इसका जो तरीका रहेगा ना आपका, वो ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करोगे इसका कि ये वर्ड्स आए क्यों. फिर आप दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स दोगे. उसके बाद आप करंट चैलेंजेस जो हैं, जो करंट डिबेट चल रही है इन दो वर्ड्स के रिलेटेड, वो आप बताओगे. और फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दोगे. अब साहब पोस्ट 1976 के करंट वर्जन से हम इसको स्टार्ट करते हैं. एंड लेट मी रिसाइट इट ड्रामेटिकली. और याद कर लो इसको आप, ठीक है? दैट इज व्हाई आई एम ड्रामेटिकली रिसाइटिंग इट. व्हाट डज आवर प्रीएम्बल सेज? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves
दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पावरफुल वर्ड्स, राइट? एक बार खुद इसको लाउडली पढ़ के देखो, लिटरली गूज़बम्स आते हैं। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, आओ प्रियम्बल में है क्या क्या। अब आते हैं मेन टॉपिक्स पे, मेन डिस्कशन पे। तो सबसे पहले तो आओ इसके इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स पे। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? अब इंग्रेडिएंट्स याद करो इससे, सैंड, रेत, मिट्टी। S stands for sources of authority. A stands for aims or the objectives of this preamble. उसके बाद नेचर of the Indian state, and D stands for date of adoption. तो डिटेल में समझते हैं इसको। सबसे पहला कंपोनेंट है कि इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी है क्या। सोर्स ऑफ अथॉरिटी है क्या? तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहां से आ रही है? क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आ रही है? नहीं। तो क्या इंडियन प्रिंसेस से आ रही है? नहीं। तो क्या यूनाइटेड नेशन से आ रही है? नहीं। तो कहां से आ रही है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। दो शब्द होते हैं, उनका मतलब समझो। एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। और एक वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूटेड पावर। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटेड पावर। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब क्या है कि इट इज द पावर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। पर कॉन्स्टिट्यूटेड पावर का क्या मतलब है? इट इज द पावर टू गवर्न अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पावर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका मतलब है गवर्न अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इट बिलोंग्स टू द पीपल। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है ये किसके पास है? इसकी बिलोंगिंग किसके पास है? पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। और इसकी जो बिलोंगिंग्स है वो किसके पास है? टू पार्लियामेंट, टू एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट वॉज एक्सरसाइज्ड बाय, इस पावर को एक्सरसाइज कैसे किया गया? थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी? इट वॉज रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट बाय नॉमिनेटेड वंस। और इट वॉज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इस पावर को लिमिट कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक कंपनी है, उस कंपनी में दो लोग हैं, एक शेयर होल्डर्स है और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब शेयर होल्डर्स का मतलब तो समझो कि वो पीपल्स हैं, वो लोग हैं उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं। वो है कॉन्स्टिट्यूशन पावर। कौन सी पावर? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। उस कंपनी के रूल्स बनाते हैं ये लोग। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? इट इज लाइक पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूटेड पावर, कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलते हो। एक कंपैरिजन हम लेते हैं इंडिया और ब्रिटेन का। इसका, इंडिया और ब्रिटेन का।
सबसे पहले देखो सॉवरेनिटी की बात करते हैं दोनों के बीच में। किसकी बात करते हैं? सॉवरेनिटी की। यहां कौन सी सॉवरेनिटी है? पॉपुलर सॉवरेनिटी। और ब्रिटेन में कौन सी सॉवरेनिटी है? पार्लियामेंट्री। अगर सुप्रीमेसी की बात करें कि यहां कौन सुप्रीम है, तो इंडिया में पीपल सुप्रीम है। यहां कौन है? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है यहां पे? तो ये रिटन है। यहां पे अनरिटन है। इट इज सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, ये सबसे ऊपर है। पर वहीं अगर ब्रिटेन की बात करोगे तो यहां पे पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, बिकॉज इट इज अनरिटन। यहां पे कौन सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करोगे तो इंडिया में यस, जुडिशियल रिव्यू इज देयर। जुडिशरी और कोर्ट्स कैन स्ट्रक डाउन लॉज, बट इन ब्रिटेन देर इज नो जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट के लॉज को जुडिशरी चेंज नहीं कर सकती है, जुडिशरी के लॉज को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। एक स्टेटमेंट है, विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और उसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स फ्रॉम द पीपल। इज इट ट्रू और नॉट? द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स फ्रॉम द पीपल। ट्रू। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अथॉरिटी कहां से ले रहा है अपनी सुप्रीमेसी की? लोगों से, पीपल से। सेकेंड कंपोनेंट पे आओ, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट पे। फाइव एडजेक्टिव्स हैं जो इंडिया के नेचर को डिफाइन करते हैं। और वो फाइव एडजेक्टिव्स क्या हैं? SSDR क्या है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तीसरा कंपोनेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। ये जलेबी है। क्या है? जलेबी। अब वो जलेबी कैसी है? वो जलेबी ऐसी है, JLF। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब चौथा कंपोनेंट क्या था? D, डेट ऑफ अडॉप्शन, सेंड का। फोर्थ ऑफ डेट, डेट ऑफ अडॉप्शन। तो ये क्या है? ये है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अडॉप्शन की तो डेट याद कर ली, 26 नवंबर 1949 की। एक डेट और आती है, इनेक्टमेंट की डेट, या फिर व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स। तो ये डेट कौन सी है? 26 जनवरी 1950। 2 तारीख है। ऐसा क्यों? तो अब देखो, सबसे पहला रीजन तो, और ये कोई आपको बहुत जगह पे मिलेगा नहीं, बट मैंने ही सोचा ऐसा कि इतना टाइम हमने लिया क्यों। ऑल्दो देखो, सिंबॉलिक तो ये सबको पता है कि ये किस वजह से था। भाई 26 जनवरी की जो इंपॉर्टेंस है सिंबॉलिक, वो आपके पूर्ण स्वराज की वजह से थी। द पूर्ण स्वराज डे was celebrated on January 26, 1930, when Indian National Congress declared complete independence on this day. And to honor this historic moment, the constitution was enforced on 26th January and not the 26th November itself. बट मुझे लगता है कि कुछ प्रैक्टिकल रीजंस और रहे होंगे। और वो प्रैक्टिकल रीजंस क्या थे?
वो प्रैक्टिकल रीजंस थे, द टाइम फॉर द प्रिपरेशन दैट वी नीड। 26 नवंबर 1949 को हमने उस डॉक्यूमेंट पे साइन तो कर दिया कि दिस डॉक्यूमेंट विल डिसाइड द फेथ ऑफ आवर कंट्री, फ्रॉम नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल गवर्न आवर कंट्री। पर सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था हमें। ठीक, उस समय इतनी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं ना कि 50 फोटोकॉपी की मशीन लगाई और छाप दिए, और इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देनी थी कि नहीं देनी थी? वो जो एक 6 लोग 7 लोगों की जो कमेटी बैठी थी, या जो लोग उसमें इंक्लूड थे, 290 200 200 250 लोग जो इन्वॉल्व थे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो इसको पढ़ते आ रहे थे कंटिन्यू, उन 250 लोगों के अलावा भी तो 50 करोड़ लोगों का देश था। कुछ ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे अदर देन, उनको तो बताना था कि भाई ये क्या है, तो उनकी तो ट्रेनिंग करनी थी कि आप किस चीज से गवर्न होगे, क्योंकि उससे पहले उनको कौन गवर्न कर रहा था? वो ब्रिटिशर्स के लॉज। इंस्टीट्यूशन भी तो बनाने थे। भाई आपने कह तो दिया कि एक इलेक्शन कमीशन होगी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन कौन होगी, कहाँ बैठेगी, क्या करेगी, वो किस हिसाब से काम करेंगे? तो इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का टाइम चाहिए था आपको। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स भी तो करने थे आपको। भाई आज तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ रहे थे। भाई प्रैक्टिकलिटी में तो हम 1919 से चल रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था। तो आपके पास तो जो कागज पड़े थे वो किसके पड़े थे? 1919 के पड़े थे टेबल पे, कि भाई इसके हिसाब से काम करना है। पर अब आपको काम किससे करना था? भाई आईपीसी और बीएनएस आया अभी, भारतीय न्याय संहिता, तो ये थोड़ी था कि आईपीसी को एक दिन में खत्म कर दिया। ट्रांजिशनरी फेज लिया ना आपने। क्या बोला कि जो केसेस इससे पहले हुए हैं उनको अभी भी हम किस बेस पे सेटल करेंगे? इस आईपीसी के बेस पे। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आईपीसी के जैसे जैसे केसेस कंप्लीट होते जाएंगे तो आईपीसी की रिलेवेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, और कौन आ जाएगा फुल इनेक्टमेंट में? भारतीय न्याय संहिता। तो वही चीज आपको यहां करनी थी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ प्रैक्टिकल रीजंस रहे होंगे जिस वजह से भी शायद हमने ये डिले किया। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो नहीं आया 26 जनवरी 1950 को फोर्स में। कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो बाय इटसेल्फ 26 नवंबर 1949 को आप इन्फोर्स कर चुके हैं। और ये मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है आपके लिए पढ़ना, कि वो कौन से प्रोविजंस थे जो इस दिन आपके इन्फोर्स हो चुके हैं। तो सबसे पहला तो जो प्रोविजन आपने इन्फोर्स किया है वो सिटीजनशिप का किया है, आर्टिकल 5 से लेके और आर्टिकल 9। उसके बाद आपने किया है प्रेसिडेंट की ओथ, आर्टिकल 60। उसके बाद आपने किया है आर्टिकल 324, दैट इज द इलेक्शंस। एक आपने किया है द डेफिनेशंस एंड टेम्परेरी प्रोविजंस। कुछ डेफिनेशंस और कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस थे जो आपने लिखे थे आर्टिकल 366 से 394 के बीच में। आर्टिकल 370 भी इसी में आ रहा है सर। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि विदाउट दीज प्रोविजंस इलेक्शंस और गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता था। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं कि हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? व्हेन डिड वी सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे? हम नवंबर 26 को मनाते हैं सर, 26 जनवरी को नहीं। वी सेलिब्रेट द adoption of the constitution and it was started in 2015 by the Modi government, and it was celebrated
to give a tribute to Dr. B.R. Ambedkar. अच्छा, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस. We celebrate when Constitution comes into force, when India becomes a republic. अच्छा, रिपब्लिक के जब प्रोविजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका नाम रिपब्लिक डे दिया क्यों. मैं कुछ और नाम दे देते. इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स डे मना लेते. नहीं, संविधान लागू दिवस मना लेते आप इसको. पर रिपब्लिक डे ही नाम क्यों दिया? कुछ और नाम नहीं दे सकते थे क्या? भाई चलो, मान लो आप कह रहे हो कि आपने उन 5 वर्ड्स में से उठा लिया, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. अब चलो, सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं थे, पर एसडीआर तो था, सोवरन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था. सोवरन डे मना लेते, डेमोक्रेटिक डे मना लेते, रिपब्लिक डे क्यों मनाया? अब समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो, जो प्रियम्बल का टीजर था. पर कोई नहीं, आगे देखते हैं इसको. आओ. तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑन व्हाट डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड ऑन व्हाट डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड. अब आते हैं इस मेन कोर्स पर हमारे. अब ये अभी तक तो सब स्टार्टर थे, अब आते हैं मेन प्लेटर पे, जो हमारा डिनर का मेन प्लेटर है, जो हमारा डिनर है, मेन कोर्स, दाल बाटी. ठीक है, दाल रोटी वह आते हैं. अभी तक तो सलाद खा रहे थे, सैलेड. तो स्टार्ट करते हैं सॉवरेनिटी से, सॉवरेन वर्ड से. ये शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल है, सॉवरेन. सॉवरेन का जो मतलब होता है ना, वो होता है सुप्रीम. क्या होता है? सुप्रीम, इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. अगर हमारे हिसाब से हम इसका मतलब देखें तो ये शब्द, ये वर्ड ये दर्शाता है कि इंडिया इज नॉट अ डिपेंडेंसी ऑफ एनी अदर नेशन. इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, internally or externally. We are free to conduct our own affairs. देखो, इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेटस है ना, उसको अगर आप देखोगे तो प्री अगस्त 15 1947. क्या? प्री 15 अगस्त 1947. एक आप देखोगे अगस्त 15 1947 से 26 जनवरी 1950. और फिर आप देखोगे पोस्ट 26 जनवरी 1950. इन 3 फेजेस में आप इंडिया की पॉलिटिकल स्टेटस की जर्नी देखोगे. तो यहां जो हमारा स्टेटस है ना, वो हमारा स्टेटस क्या है? एक सेकेंड. सॉरी फॉर द डिले. हाँ, तो हम बात कर रहे थे टाइमलाइन की, एक इंडिया के पॉलिटिकल स्टेटस की जर्नी की बात कर रहे थे कि 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच, और 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या है. तो 15 ऑफ अगस्त 1947 से पहले हमारा स्टेटस था ब्रिटिश कॉलोनी, और वी आर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश. वी आर अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, द माइटी, द होली एम्पायर ऑफ ब्रिटेन. हमारी पावर क्या थी? जीरो. जीरो सोवरेनिटी थी हमारे पास. अब आ जाओ इस इन बिटवीन टाइम पीरियड में. अब हमारा स्टेटस कैसा है? डोमिनियन है. वी आर विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ.
एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला के अंडर में हम हैं. वी एक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. अब हमारा जो एक्ट है वो किसके हिसाब से हो रहा है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से हो रहा है. हमारा गवर्नर जनरल कौन है? इट इज अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट ब्रिटिश क्राउन. सॉवरेनिटी की बात करोगे तो पार्शियल सॉवरेनिटी थी हमारे पास, 50-50. अभी भी हम क्राउन से कनेक्टेड हैं. वो क्राउन जो है ना, वो अभी भी हमारे माथे से हटा नहीं है. अब आ जाओ पोस्ट जनवरी 26 जनवरी 1950. तो अब हमारा स्टेटस है साहब सॉवरेन एंड रिपब्लिक. नॉट ओनली सॉवरेन बट सॉवरेन एंड रिपब्लिक. कॉन्स्टिट्यूशन है अब हमारा. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज. ये स्टक डाउन हो गया था. तो हम थे इस टाइमलाइन पे जहाँ पे हमने ये देखा कि प्री 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1915 और आफ्टर 26 जनवरी 1950, इसके बीच में इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस क्या था. तो हमने देख लिया कि पोस्ट जनवरी 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकम्स फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन. अगर एक स्मॉल कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो जहां हम 26 जनवरी 1950 को फुली रिपब्लिक बन गए थे, पाकिस्तान रिमेन्ड द डोमिनियन ऑफ यूके टिल 1956. सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस बिफोर पाकिस्तान, टेक्निकली अगर हम देखें तो. अब एक सवाल था मेरा कि इंडिया इज स्टिल अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, सो डज दिस अफेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया? तो इसका क्लियर कट आंसर है नो. इंडिया डिक्लेयर्ड दैट इट विल रिमेन इन कॉमनवेल्थ. 1949 का हमारा डिक्लेरेशन है ये. उसमें हमने ये कहा है कि दैट वी विल रिमेन इन कॉमनवेल्थ. वी एक्सेप्ट ब्रिटिश क्राउन एज हेड ऑफ कॉमनवेल्थ सिंबॉलिकली बट नॉट एज हेड ऑफ इंडिया. जस्ट लाइक के G7 है, G20 है, उसके अंदर रोटेशन पीरियड पे हर साल या हर 2 साल में एक हेड आता है. तो उसी तरीके से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो आपका एक ग्रुप है जिसकी कंट्रीज, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज उसका पार्ट है. और उस ग्रुप का जो सिंबॉलिकली हिस्टोरिकल या फिर कोई भी आप एक सिंबॉलिक जेस्चर मान लो, वी एक्सेप्टेड दैट ब्रिटिश क्राउन इज हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ग्रुप बट नॉट एज हेड ऑफ इंडिया. इंडिया एक जस्ट मेंबर है कि जैसे हम किन्हीं और 50 ग्रुपिंग्स के मेंबर है, उसी तरीके से हम उस एक ग्रुप के भी मेंबर है. दैट्स ऑल. सो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है हमारी, इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, एक सिंबॉलिक कनेक्शन है. देर इज नो लीगल बाइंडिंग एंड वी आर फ्री टू एग्जिट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो इंडिया रिटेन्स फुल सॉवरेनिटी. कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया प्ले, मतलब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं. सो डज दैट मेक अस लेस सॉवरेन? नहीं. इट इज लाइक बीइंग पार्ट ऑफ अ क्लब यार. You can leave anytime. Follow or not follow the club's suggestions, or you will make your own decisions. भाई, I am a part of Mahindra Club. So does this make me a slave to the Mahindra Group? No. I have paid it. I have liked it, so I joined the membership. Whenever I feel I will exit. Whatever I like to do, I will do. सपोज महिंद्रा जो ग्रुप में जो महिंद्रा प्ले है आपका, ये एक ग्रुप है, ये है ना, क्लब है, मतलब महिंद्रा क्लब. तो इसके अंदर होटल्स वगैरह भी होती है. अब एज बीइंग अ मेंबर मुझे 20%, 30%, 10% ऑफ मिलता है जब मैं वहां रुकता हूँ. तो डज दिस बाइंड्स मी कि मैं वही होटल्स में रुक सकता हूँ? अब नहीं. मेरी इच्छा है, मैं कम में रुकू, ज्यादा में रुकू, किसी और में रुकू, क्या फर्क पड़ रहा है? सो इसी तरीके से हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया है.
अब जब हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात कर ही ली है, तो उसका हम, अगर कोई सवाल आ जाता है इस पर्टिकुलर ग्रुप से, तो उसको भी हम यही कंप्लीट करते चलते हैं। तो कॉमनवेल्थ के अंदर आज 56 मेंबर नेशंस हैं जो उसके पार्टीज मतलब मेंबर है, 56 मेंबर कंट्रीज। इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस, ये इसका मेजर काम है। ये पॉलिटिकली बाइंडिंग नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जो इसको छोड़ के जा भी चुकी है, लाइक जिम्बाब्वे जो था, जिम्बाब्वे, ही लेफ्ट द कॉमनवेल्थ इन 2003 एंड रीजॉइंड इन 2018। 2003 में मन करा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, छोड़ दो, छोड़ दिया। 2018 में लगा यार ठीक था, छोटी मोटी बातचीत हो जाती थी, मिल लेते थे, लेजर एंजॉय कर लेते थे, तो वापस ज्वाइन कर लिया। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि डज कॉमनवेल्थ मेंबरशिप अफेक्ट इंडिया सोवरेनिटी, तो व्हाट विल बी योर आंसर? नो। Commonwealth is a voluntary association with no legal bindings, and India retains full sovereignty to conduct its affairs. Now, what sovereignty means practically? It means that India can make its own laws, conduct foreign policy independently. We join or leave any international organization. We declare war or peace. We amend our constitution. We are ready or we are allowed to acquire or cede any territory with constitutional process. ये हमारा मैंडेट है। बट इंटरनल सॉवरेनिटी की कुछ लिमिटेशंस है। दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज योर सॉवरेनिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। बट इंटरनल सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें तो इज पार्लियामेंट्स पावर अनलिमिटेड? अब कुछ बोलेंगे कि यस, तो बिफोर केशवानंद भारती केस 1973 यू वर राइट कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है। बट आफ्टर केशवानंद भारती केस नहीं, नो, बिकॉज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सेज दैट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन विथ 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। Sovereignty has constitutional limits. Sovereignty has no external limits, but sovereignty has constitutional limits. For example, Parliament cannot make India monarch. कल को मोदी जी खड़े होके बोलते हैं कि आज से मैं ही हूं। He cannot. What केजरीवाल says ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे या वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। India is not such a weak democracy. So forget all those things. These all were political stunts. So Parliament cannot make India monarch. Indira Gandhi tries to do it, but 2 years she had gone. कल को बी से की पार्लियामेंट सेज की वी आर अबॉलिशिंग डेमोक्रेसी, नो यू कांट। वी से की वी आर रिमूविंग जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल रिव्यू कंप्लीटली, नो यू कांट। 1973 basic structure comes, judicial review part of basic structure, yes, now you cannot do anything. देखो एक फिलोसॉफिकल एंगल से सोचो, ट्रू सॉवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल एंड नॉट विद द पार्लियामेंट। ये फिलोसॉफिकल एंगल है सर। द ट्रू सॉवरेनिटी इज रेस्ट विद द पीपल एंड नॉट विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज जस्ट एक्सरसाइजिंग द डेलीगेटेड पावर which are delegated by the people of India, and that is why we are not parliamentary democracy or parliamentary sovereignty. India is popular sovereignty. It derives its powers from the people. The people have delegated its power to the constitution, and constitution has delegated some functions to the parliament, to executive and to judiciary. Mind blowing. Enjoyed, right? तो ये था सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, सॉवरेन का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ सोशलिस्ट पे। कंट्रोवर्शियल है। इट वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, वी ऑल नो। इट वॉज एडेड बाय मैडम इंदिरा गांधी। कॉन्टेक्स्ट तो हमें पता ही है, इमरजेंसी थी। नाउ अब देखो व्हाट डज सोशलिस्ट मीन। देखो इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। जो क्लासिकल सोशलिस्ट हैं लाइक मार्क्स और लेनिन, वो ये कहते थे कि द स्टेट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयर इज एन सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर एंड अर्लियर चाइना।
फिर आता है एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच इज इंडियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म। और ये क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर बोथ। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा, वी रिड्यूस द इनइक्वालिटी, वी प्रोवाइड सोशल जस्टिस। सो इंडिया का मॉडल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट एक्सट्रीम सोशलिज्म, नो यूएसएसआर स्टाइल कम्युनिज्म। नाउ व्हाट डज इंडियन सोशलिज्म includes? So it includes welfare programs like मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान। It includes public sector and includes company like SAIL, BHEL, ONGC, IOCL, railway, defense production, strategic sectors in government hand like atomic, like space. थोड़ा थोड़ा स्पेस हम खोल रहे हैं बट स्टिल स्पेस। वी हैव रेगुलेशंस, लेबर लॉज हैं, मिनिमम वेज एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं। बट क्या नहीं है इंडियन सोशलिज्म? टोटल गवर्नमेंट ओनरशिप, नो। प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, we can own land, we can own businesses in India. There is centralized planning, no. मार्केट इकोनॉमी है भाई। तो जब ये सब कुछ है तो इसको ऐड क्यों किया गया? तो सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बताया था, इंदिरा गांधी का फेमस स्लोगन था रिमूव पॉवर्टी वाला, इंदिरा लाओ देश बचाओ गरीबी हटाओ। बैंक नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, प्रीवी पर्स अबॉलिश करा हमने 1971 में। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी उस समय पे बहुत ग्लोबली पॉपुलर हो रही थी, कोल्ड वॉर का एरा था, यूएस यूएसएसआर लड़ रहे थे, यूएसएसआर काफी प्रोमिनेंट था उस समय पे, तो सोशलिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। एंड यूएसएसआर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ सुपर पावर एंड इट वाज सपोर्टिंग इंडिया। ठीक, ये तो था 60-70s के बीच का टाइम। अब ये देखो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या थी इस चीज के पीछे, भाई इसको लाने के पीछे कोई ना कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी तो रही होगी। अब वो स्ट्रेटेजी ये थी कि कांग्रेस वांटेड टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ प्रो पुअर। कांग्रेस अपनी इमेज कैसी दिखाना चाह रही थी कि वी आर प्रो पुअर, वी आर डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर फॉर अपोजिशन पार्टीज, हम उन अपोजिशन पार्टी से अलग हैं, एंड वी आर गोइंग टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू आवर सोशलिस्ट पॉलिसीज। अब सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में ये चीज बताई है, ये इंटरप्रेट किया है कि सोशलिज्म और सोशलिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। It doesn't mean communistic economy. What it doesn't mean? It doesn't mean communistic economy. And there is an balance between individual freedom and social welfare. देखो ये पेन चलना बंद हो गया था, चार्ज नहीं था, that is why I am not writing anything. तो जो सोशलिज्म है, सोशलिस्ट की हम बात कर रहे थे, इसमें इंडियन सोशलिज्म हमने देखा कि हमारा जो सोशलिज्म है वो इंडियन सोशलिज्म है। और जुडिशरी ने जो चीजें इंटरप्रेट करी उसमें जुडिशरी ने एक बात बोली कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल वेलफेयर। मतलब भाई इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशलिज्म, इन दोनों के बीच का हम, और इक्वालिटी मान लो इसको आप, तो इसके बीच में हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। एक बहुत फेमस केस हुआ एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 1978 का ये केस है। कौन सा केस है? बहुत पुराना केस है, जनरली आपको सब जगह नहीं मिलेगा, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग और यू मस्ट रिमेंबर। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का ये केस है, 2 साल बाद का ही केस है सोशलिस्ट वर्ड आने के। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यू कांट नेशनलाइज एवरीथिंग इन द नेम ऑफ सोशलिज्म।
प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या कहा है कि यू कांट नेशनलाइज एवरीथिंग इन द नेम ऑफ सोशलिज्म, कांट नेशनलाइज एवरीथिंग। ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब देखो करंट डिबेट जो चल रही है इस पर्टिकुलर इशू पे, तो डिबेट ये चल रही है कि द सोशलिस्ट वर्ड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रीएम्बल। और जो लोग ये चाहते हैं कि इसको हटा दो, वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो उनका जो पहला प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इट लिमिट्स द इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर ये कहते हैं कि पोस्ट 1991 तो इंडिया तो खुद इटसेल्फ लिबरलाइज्ड हो गया है, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दूसरा वो ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है इज नाउ 70% प्लस ऑफ द इकोनॉमी का 70% प्लस जो है वो प्राइवेट सेक्टर है साहब। गवर्नमेंट तो 30 से भी कम में आ गया है। एंड द वर्ड हैज बीन एडेड ड्यूरिंग द emergency itself, which is in itself question its legitimacy. And constitution should be made ideologically neutral because it reflects as ideology. या तो फिर आप सोशल लिबरल करते या लिबरल सोशल डालते अगर आपको न्यूट्रल शो करना था तो, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है आपकी, आप कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, आप लिबरल पॉलिसीज को भी सपोर्ट करते हैं, तो व्हाई देयर इज अ वर्ड सोशलिस्ट ओनली। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। इसका मतलब ही है इनएफिशिएंसी और रेड टेपिज्म, मतलब करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। अब अगेंस्ट रिमूवल क्या आते हैं, भाई रिमूव मत करो, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि इंडिया स्टिल हैज मैसिव इनइक्वालिटी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि टॉप 1% ओन्स 40% वेल्थ। क्या कहती है? कि टॉप 1% ओन्स 40% वेल्थ। इंडिया के 1% लोग 40% वेल्थ लेके बैठे हैं। इंडिया इज हाईली इनइक्वल। वेलफेयर प्रोग्राम्स आर स्टिल नेसेसरी फॉर पुअर। आप लोगों ने पीएम जो आपकी ये अन्न वाली योजना थी, पीएम अन्न योजना, 80 करोड़ प्लस लोगों को आप राशन दे रहे हो आज भी, तो आप कैसे कह सकते हो कि सोशलिज्म आप हटा दो वर्ड को? इट प्रिवेंट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। इंडिया इज स्टिल लेबर इकोनॉमी, और उस लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे रोकोगे? सोशलिस्ट जो वर्ड है ये सोशल जस्टिस बता रहा है, कोई इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है। दिस सोशलिस्ट स्टैंड्स फॉर सोशल जस्टिस, नॉट एन इकोनॉमिक सिस्टम विच यू आर टॉकिंग कि ये इंडिया की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को या इकोनॉमिक फ्रीडम को हैम्पर कर रहा है। रिमूव अगर आप इसको करते हो ना, तो इट विल सेंड अ रॉन्ग सिग्नल। इट विल शो कि यू आर प्रो रिच, यू आर नॉट प्रो पुअर। भाई सोशलिज्म के अगेंस्ट कौन होंगे? ऑब्वियसली पे कैपिटलिस्ट क्लास होगी। तो कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? अमीर लोग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इजी नहीं है साहब, पॉलिटिकल कंसेंसस की बहुत जरूरत है इसके अंदर, वो आसान नहीं है इस समय पे। और जिस हिसाब से इंडिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इस समय पे, तो वो तो मतलब अपने वर्स्ट पे है। तो वर्ड रिमेन्स इन प्रीएम्बल। अच्छा, कोई पॉलिटिकल ऐसा, अच्छा एक चीज और है, आप ये देखो, कोई ऐसा मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट अब तक चला ही नहीं है कि साहब आप इसको हटा दो। और अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी देखोगे ना, तो दे हैव मूव टुवर्ड्स द मार्केट इकोनॉमी। वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ है भी नहीं, वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर चुकी है। मतलब बाय डिफॉल्ट वी हैव एक्सेप्टेड यार कि ठीक है सोशलिज्म वर्ड डाल दिया, कुछ गलत नहीं करा है आपने। जो कुछ भी उस समय लगा सरकार को कि गलत किया गया 42nd में, वो 44th के अंदर जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई जनता पार्टी की, उन्होंने हटा दिया मोस्टली चीजें। उन्होंने भी इस चीज को टच नहीं किया था, उन्होंने भी कहा कि ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब प्रैक्टिकल रियलिटी देखो आप,
इस पर्टिकुलर डिबेट की। तो इंडिया जो एक हाइब्रिड मॉडल है, रिटोरिक और प्रैक्टिस में डिफरेंस है। रिटोरिक तो क्या है, सोशलिस्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर करना है, पर प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, कैपिटलिस्ट, लिबरलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एफडीआई कर रहे हो। हर सेक्टर में आज की तारीख में आप प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर रहे हो। कहीं पर अगर 49% लिमिट थी तो आप उसको इंक्रीज करके 70% तक लेके जा रहे हो। जो सेक्टर्स पहले आपके स्ट्रेटेजिकली रिजर्व करे गए थे सिर्फ पब्लिक के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको भी आप धीरे धीरे ओपन कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर के लिए, 1% और 2%, लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हो। तो प्रैक्टिकलिटी में तो आप क्या फॉलो कर रहे हो, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म को। ये रिटोरिक्स में ही रह गया है कि गवर्नमेंट स्कीम्स लानी है, वेलफेयर मेजर्स चलाने हैं, नहीं हो रहा है बाकी। तो इसको जैसे अगर हम समझें तो पीएम गरीब कल्याण योजना चली गई, जो कोविड के टाइम पर हमने चलाई थी, जो आज भी कंटिन्यू हो रही है। आयुष्मान भारत हमने चलाया हेल्थ इंश्योरेंस पुअर्स के लिए, सब्सिडीज दी जा रही है फ्यूल, फर्टिलाइजर, फूड वगैरह पे। तो ये क्या दिखा रहा है, वी आर स्टिल एन सोशलिस्ट। बट उसी दूसरी तरफ आप देखो, जब हम पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जब एयर इंडिया बेचते हैं, बीपीसीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, रेलवेज को ओपन करने की बात करते हैं, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट को अलाउड करते हैं, डिफेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट कंपनीज को अलाउड करते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, ये कैपिटलिस्ट साइड दिखा रहा है। जब आप पीएलआई स्कीम्स लेके आते हो टू अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ये सब क्या है, ये आपके कैपिटलिस्ट साइड को दिखा रही है। आप रिटेल के अंदर एफडीआई अलाउ कर रहे हो, आप डिफेंस में एफडीआई अलाउ कर रहे हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लिमिट्स बढ़ा रहे हो एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, आप स्टार्टअप इंडिया चला रहे हो, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो। ये सब क्या है, ये कैपिटलिस्ट मेजर्स है। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन बोथ। सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है कि एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। बहुत अच्छा सवाल है ये, लिख देता हूं आपके लिए, यू मस्ट ट्राई एट योर होम। एग्जामिन द relevance of word socialist in the preamble in the context of India's economic liberalization। अब सबसे पहले तो आप सोशलिस्ट वर्ड जो है उसको डिफाइन करोगे, उसके बाद इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दोगे कि ये कैसे आया, फिर जो बॉडी पार्ट होगा उसमें पहले तो आप ये बताओगे कि जो इंडिया की सोशलिस्ट लेगेसी है उसको दर्शाओगे, जो प्लानिंग पब्लिक सेक्टर वगैरह हम कर रहे थे, 5 ईयर प्लान और ये सब। उसके बाद आप 1991 की बात करोगे जब हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, व्हेन वी शिफ्ट टुवर्ड द मार्केट इकोनॉमी। फिर आप अभी का करंट हाइब्रिड मॉडल समझाओगे, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कोविड के टाइम पे हमने पीएम गरीब कल्याण योजना चला दी, एफडीआई को अलाउड कर दिया, एक साथ दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जो बेकार पड़ी है, जो घाटे में चल रही है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बताओगे कि ये एक्सेल वियर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, कि यू कांट नेशनलाइज एवरीथिंग इन द नेम ऑफ सोशलिज्म। आर्ग्यूमेंट्स दोगे फॉर एंड अगेंस्ट, कि क्यों रखें क्यों नहीं रखें सोशलिज्म वर्ड को। और कंक्लूजन में यू मस्ट गिव अ बैलेंस्ड व्यू कि दैट द वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग अ कमिटमेंट टू द सोशल जस्टिस एंड नॉट द इकोनॉमिक सिस्टम। प्रैक्टिकल पॉलिसीज शुड बैलेंस ग्रोथ विद द इक्विटी। क्या होना चाहिए, द प्रैक्टिकल पॉलिसीज शुड बैलेंस द ग्रोथ एंड द इक्विटी टुगेदर। सो नेवर बी डॉगमेटिक, you every time show a nuanced understanding, don't do left versus right यार, यहां खड़े रहो हमेशा, इसकी अच्छी चीज लो, इसकी अच्छी चीज लो। अब आ जाओ सेक्युलर वर्ड पे, अनदर कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये भी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया, इमरजेंसी के टाइम पे ऐड किया गया। अब सेक्युलरिज्म का जो मतलब होता है ना, वो होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। रिलीजन एंड स्टेट
should be separate. Again the pen has a start. बैटरी चली गई है पेन की, दोबारा से चार्ज करते हैं फिर लिखते हैं इसको. देखो, सेक्युलर हम बात कर रहे हैं वर्ड की. सेक्युलर का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. मतलब चर्च एंड स्टेट आर डिफरेंट, मतलब दे आर सेपरेट. स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यूएसए है, फ्रांस है. अब इंडियन अंडरस्टैंडिंग देखो आप सेक्युलरिज्म की, तो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है ना, उसका मतलब है सर्वधर्म संभाव. क्या है? सर्वधर्म संभाव. मतलब इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन. स्टेट इज नॉट इररिलीजियस है, हम इररिलीजियस नहीं है. वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली. वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ इक्वी डिस्टेंट. हम सबसे बराबर उचित दूरी बना के रखते हैं. पॉजिटिव न्यूट्रलिटी की हम बात करते हैं, हम नेगेटिव न्यूट्रलिटी की नहीं बात करते हैं कि बस खत्म, अब हम देखेंगे ही नहीं उस तरफ. whenever required we will see, we will act, we will support, we will criticize, we will act positively or negatively. तो अब हमें वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म के बीच में ये डिफरेंस देखना पड़ेगा. आई थिंक देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद दिस पेन यार. सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन. ऑलरेडी मुझे पता है कि हम बहुत समय ले चुके हैं. We need to stop for a minute, sir. तो आ जाओ फटाफट सेक्युलरिज्म पे. हम ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रही हैं, इतना लंबा है नहीं सेक्युलरिज्म. ऑलरेडी वी हैव गॉन फॉर 1 hour and 20 minutes. सो नाउ वी विल ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग इन 40-45 minutes. ठीक है, सो वी विल मूव फास्ट, वेरी फास्ट. बट आई विल अश्योर यू, आई विल नॉट लीव एनीथिंग. कंप्लीट आपको वो मिलेगा. ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी. जरूरत पड़ेगी तो दूसरा लेक्चर ले लेंगे, अपने क्या है. तो अब आ जाओ सेक्युलर वर्ड पे. तो सेक्युलरिज्म हम ये देख रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेसिक मतलब ये है कि देयर इज मस्ट बी अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. चर्च और स्टेट ये सेपरेट होने चाहिए. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, जैसे यूएस है, फ्रांस है. पर इंडिया के अंदर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो है सर्वधर्म संभाव की. मतलब इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन. ठीक, स्टेट इररिलीजियस नहीं है. देखो डिफरेंस क्या है इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच में. वो ये है कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो ये कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे रिलीजन्स का. देयर मस्ट बी इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स. पर वहीं वेस्टर्न कंट्रीज ये कहती है कि देयर मस्ट बी अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट. इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है कि यू मस्ट इंटरवीन फॉर रिफॉर्म्स एंड इक्वालिटी. अगर कोई रिलीजियस मैटर है और उसमें रिफॉर्म और इक्वालिटी की बात आ रही है तो यू मस्ट इंटरवीन. बट वेस्ट क्या कहता है? स्टे अवे फ्रॉम रिलीजन. ये टॉपिक ही आपका नहीं है, छोड़ दो इसको, चूल्हे में पड़े हैं, हमें मतलब नहीं है. स्टेट ये कहती है उनकी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लो, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम भी अलाउड है और साथ में रिफॉर्म्स भी अलाउड है. जैसे कि टेम्पल एंट्री का इशू आता है तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं. ट्रिपल तलाक बैन करना होता है तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं. बट वहीं अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करोगे तो कोई रिलीजियस सिंबल हम पब्लिक स्फेयर में यूज नहीं करते हैं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन. तो हम ये कह रहे थे कि आपके जब टेम्पल एंट्री का इशू होता है या फिर ट्रिपल तलाक बैन करने की बात आती है तो स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है. रिफॉर्म्स और इक्वालिटी की बात है. पर वहीं आपके अगर आप वेस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फिर ये रिलीजियस सिंबल पब्लिक स्पेस में यूज करने की अलाउ अलाउड ही नहीं करते हैं वो लोग आपको. तो जो आपकी फिलॉसफी आती है ना, वो इंडियन फिलॉसफी तो ये कहती है कि वी फॉलो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी, कि वी विल एंगेज व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिफॉर्म्स एंड फॉर मेंटेनिंग द इक्वालिटी.
वी विल एंगेज। बट जो वेस्ट है वो नेगेटिव न्यूट्रलिटी की फिलोसफी को फॉलो करता है। नो मैटर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी विल स्टे अवे फ्रॉम द मैटर ऑफ रिलीजन। देखो, अगर इंडियन सेकुलरिज्म के फीचर की बात करोगे तो हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, जस्ट लाइक पाकिस्तान, कि पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, पहला फीचर तो हमारा यही है। दूसरा ये है कि हम कोई फ्रीडम फॉलो नहीं करते हैं, बट स्टिल वी गिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 to 28। वी विल प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद हमने ये कहा है कि वी विल प्रोवाइड एन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन। वी विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट, ये वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ये कीवर्ड है, इक्वी डिस्टेंट पॉलिसी। ये हमारी पॉलिसी है फॉर रिलीजन। उसके बाद स्टेट कैन इंटरवीन फॉर सोशल रिफॉर्म। जैसे ट्रिपल तलाक का जब इशू आया 2019 में, तो वी इन्वॉल्व। टेम्पल एंट्री एक्ट की बात आई, जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करना था, वी इन्वॉल्व। जब सती अबॉलिशन की बात आई थी, वी इन्वॉल्व। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटीज को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अंडर आर्टिकल 29 and 30 we have provided the cultural and the educational rights। we will protecting the cultural and educational rights of the religious minorities under article 29 and 30। and we said that minority institution can be established if a minority want to establish his institutions for the cultural and educational purposes, it can establish the minority institution। but paradoxes exist everywhere because this is in India। now government control Hindu temples but not mosque or churches। ये पैराडॉक्सिस है, देखो आप। पर्सनल लॉज डिफर बाय रिलीजन। हिंदू कोड बिल वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ। व्हेन इट कम्स टू द हिंदू, सिख, जैन, ईसाई एंड बुद्धिस्ट, तो हिंदू कोड बिल है, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी आपके पब्लिक स्फेयर को, सॉरी आपके पर्सनल लॉज को। बट वहीं जब मुस्लिम्स की बात आती है तो देयर इज अ मुस्लिम पर्सनल लॉ। यूसीसी की जो सारी लड़ाई है वो इसी की है। एंड द कोर सॉलिड आर्ग्यूमेंट जो आता है वो यही आता है कि इफ यू वांट अ फ्रीडम इन द personal laws, then you must follow your criminal laws also। in criminal laws you must not be reformed, you must not provide an equal treatment with the other peoples। जो आपके पर्सनल लॉज कहते हैं, यू मस्ट फॉलो देम। जब आप पर्सनल में फॉलो कर सकते हो तो पब्लिक में क्यों नहीं, क्रिमिनल मैटर्स में क्यों नहीं। इट इज द कोर सॉलिड आर्गुमेंट। माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज एन पैराडॉक्स इन इटसेल्फ। अच्छा, अब एक चीज और देखो, 1976 में इसको ऐड किया गया, तो क्या 1976 से पहले हम सेक्युलर नहीं थे, जो हमें सेक्युलर वर्ड ऐड करने की जरूरत पड़ी थी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? यस, वी आर सेक्युलर बिफोर 1976 ऑल्सो यार। सेक्युलर कैरेक्टर वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 से 28 को 76 में ऐड थोड़ी करे आपने। फ्रीडम ऑफ रिलीजन शुरू से है। नो स्टेट रिलीजन डिक्लेयर्ड, शुरू में कहा डिक्लेयर करा था आपने कोई रिलीजन। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपने नहीं दिया आर्टिकल 14 में। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन आर्टिकल 15 में लिखा है आपने। तो यू आर सेक्युलर इन करेक्टर यार बिफोर 1976। सो व्हाई डिड वी ऐड द वर्ड? कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो यह था कि देयर इज एन एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, वी मेड इट क्रिस्टल क्लियर दैट वी आर अ सेक्युलर कंट्री। कम्युनल टेंशंस जो पोस्ट पार्टीशन के बाद बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे, उसको एड्रेस किया गया। पॉलिटिकल मैसेजिंग करी गई, वी रीअश्योर द माइनॉरिटीज कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, देखो। और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, दैट वी आर कमिटेड टू आवर आइडियोलॉजी ऑफ सेक्युलरिज्म। बट व्हाट क्रिटिक सेज कि इंडिया वाज सेक्युलर विदाउट दिस वर्ड, एडिंग वाज अ पॉलिटिकल। Without this word we are secular, but by adding we made it political। जुडिशियल अगर हम केसेस की बात करें तो एसआर बोमई केस 1994, देखो एक और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया।
There is a problem with the iPad, so I cannot write today. तो SR बोमई केस 1994 क्या कहता है? Secularism is part of basic structure. Even if word secular is removed from the preamble, India still remains secular. State governments promoting one religion is unconstitutional. And Keshwanand Bharati case 1973, even before the word secular itself was added to the constitution, what does court said? That secular features are part of the basic structure. So the word is not essential. The principle is fundamental. अभी जो इस पर्टिकुलर चीज पे हमारी डिबेट चल रही है ना, वो ये चल रही है, जो हॉट टॉपिक्स हैं वो क्या है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि शुड इंडिया हैव वन कॉमन सिविल लॉ फॉर ऑल रिलीजन्स. तो यूसीसी, तो सबसे पहले तो देखो, अगर इसके आर्ग्यूमेंट्स की मैं बात करूँ ना, फॉर में मतलब इसके फेवर में, तो सबसे पहला तो आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 44 में लिखा है यार, वो मैंडेट कर रहा है डीपीएसपी आपको कि यू मस्ट मेक यूसीसी अ कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी. दूसरा, इट प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी. ऑब्वियसली इट विल प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी. And it ends all discrimination that are especially against women. I hope you all understand. We don't need to go here in detail. When we read UC, when we are going to read Article 44, we will deal in depth at UCC को. Against UCC की बात करो, against में जो लोग इसके आते हैं वो ये कहते हैं कि it violate the religious freedom. It affect the diversity which is the strength of India. जो हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं उसको अफेक्ट करेगा. इट मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड, इट इज एन सेंसिटिव इशू, वो ये कहते हैं. बेसिकली वो ये कहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं होनी चाहिए इस केस में. इस केस में बॉटम टू टॉप की अप्रोच होनी चाहिए. नीचे से आवाज आनी चाहिए कि यूसीसी लाओ, ऊपर से आवाज नहीं आनी चाहिए. बट फिर वही बात, मेरा तो एक बेसिक आर्ग्यूमेंट इसके पीछे यही रहता है कि अगर जब आप सिविल के अंदर आपको दिक्कत है, तो फिर क्रिमिनल में भी आपको दिक्कत होनी चाहिए. अगर आप सिविल में पर्सनल लॉ फॉलो करना चाहते हो तो क्रिमिनल में भी फिर आप पर्सनल लॉ फॉलो करो. जब आप घूंघट प्रथा के खिलाफ हो सकते हैं ना, तो आपको इस हिजाब के भी खिलाफ होना चाहिए. बिकॉज वुमेन्स हियर और देयर दे आर सेम. मैं कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूं. मेरा एक बेसिक कोर आर्ग्यूमेंट इस चीज के पीछे यही है कि वुमेन इज वुमेन यार. क्यों उसको आप किसी ग्रुप में डिवाइड करते हो? वो महिला है, वो महिला है. खैर, it is not our job to implement UCC or not to implement UCC. Our job is to study its argument for favor and for against. ठीक. अच्छा, अब एक आप देखो, उत्तराखंड ने 2024 में इंप्लीमेंट किया यूसीसी को, उसके बाद गुजरात आ गया, गोवा में तो पहले से ही है. और अब आप देखो तो धीरे धीरे हर स्टेट में ये डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं. स्पेशली बीजेपी तो ये कह ही रही है हर मैनिफेस्टो में कि वी विल इंप्लीमेंट यूसीसी. एक और एक्ट है जो इशू चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का. वो ये कहता है कि यू शुड मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस एज ऑन अगस्त 15, 1947. किसी भी जगह का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था अगस्त 15, 1947 को, वी शुड मेंटेन इट. नो कन्वर्जन ऑफ टेम्पल टू मॉस्क और वाइस वर्सा. टेम्पल से मॉस्क और मॉस्क से टेम्पल नहीं करना है. पर इसमें एक एक्सेप्शन आ गया है, अयोध्या. when Supreme Court decided in 2019 कि yes, this is not a Babri masjid, this is Ayodhya Mandir, this is the land of Lord Ram. So अब एक डिबेट आती है कि this act should be amended or not. We will take definitely a class of 15 to 20 minutes where we will discuss Places of Worship Act 1991. And we will not discuss this politically. We will discuss it from our Indian polity angle, from our exam perspective angle. एक और डिबेट आती है सेक्युलरिज्म वर्सेस कल्चरल नेशनलिज्म की. क्या डिबेट आती है?
सेक्युलरिज्म वर्सेस कल्चरल नेशनलिज्म, एक डिबेट आती है, डिबेट ओवर हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट, अपीजमेंट एलिगेशन लगते हैं, ट्रू सेक्युलरिज्म का डिस्कोर्स खत्म होता जा रहा है जब आप इस तरह की बातें करते हो। तो सेक्युलरिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म, इसके बीच की जो लाइन है ना, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप लिखोगे, दैट डिस्कस इंडियाज सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, डिस्कस। दिस इज योर क्वेश्चन। Do not take extreme positions. What you will cover, what points you all will cover in this particular. You will define both models. You will give historical context like diversity, partition. You will provide the constitutional provisions. You will also provide practical examples like temple control, personal laws. You will give challenges that communalism, vote bank politics. Judiciary का view दोगे, बम्बई case. And then you will give a way ahead where you will write what? Principled distance, equidistance, and equal intervention for reforms. So I hope you all will write all these examples. Uh, Now we will take a break and we will stop this particular lecture here. In the second part of the preamble, we will continue with the democratic and other features of the preamble. We will start from the word democratic and we will complete our lecture of the preamble in the next 1 hour. In 45 minutes to 1 hour, we will complete the entire preamble now. Okay. So, जब तक के लिए thank you and goodbye. Please like, share, comment and subscribe this channel if you like the content. And I promise you, you will get the in-depth analysis, you will get all the factual content, you will get whatever is required to crack the exams, be it factual content, be it the analytical content. We will, just like the hybrid model India follows ना, in terms of सोशलिज्म की, हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल फॉलो करते हैं हम कि सोशलिज्म भी और कैपिटलिज्म भी है, तो हम दोनों चीजें मैनेज करके चलेंगे. वी विल मैनेज द फैक्ट ऑल्सो एंड द एनालिसिस ऑल्सो. एंड ट्रस्ट मी, whatever knowledge I have acquired throughout my 9 or 10 years of experience to this particular subject, I will make polity extremely easy for you through the examples. What you need to do, कोई पीपीटी नहीं चाहिए, कुछ मैं लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, you doesn't need it. I will provide you in depth handouts जहां पर आपको एक एक सिंगल चीज लिखी हुई मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ. What is your job is to come here and listen it carefully. That's all you all need to do. So तब तक के लिए goodbye, जय हिंद. Please like, share and subscribe if you like the content really. Thank you, sir.